दोस्तों, ये आपके यूपी टेट संस्कृत का पेपर है। 11 से लेकर के अब तक जितने टेट हुए हैं उस समय के संस्कृत के सारे क्वेश्चन इसमें है। मात्र संस्कृत का प्रश्न मिलेगा और कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। संस्कृत के प्रश्न मिलेंगे। फिर सुपर टेट जो हुआ था 18-19 में, उसमें 10 नंबर का संस्कृत का पेपर आता था, यानी 10 क्वेश्चन संस्कृत के, वो भी इसमें रख दिया गया है। इस बार जानते हो यूपी टेट इस कैटेगरी का आने वाला है। जैसे मान लीजिए कि पुराने टीचर भी उसमें बैठने वाले हैं, तो इसलिए करेगा क्या आयोग इन्हीं 11 से 21 तक के पेपरों में से उठाएगा और वो प्रश्न रख देगा, ताकि पुराने जो टीचर्स 55-56 साल के हैं उनको क्वालिफाइड करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको क्या करना है, 11 से लेकर के, यानी 2011 में टेट लगा था, उसी समय से टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो 11 से आपको 21 तक का पेपर पढ़ लेना है। मैं अपने चैनल पर 10 वर्षों का पेपर डाली हूँ और इस संस्कृत के पेपर में भी उस 10 वर्षों का लिंक दे रही हूँ। आप उस लिंक से क्या कर सकते हैं, लिंक से अपने हमारे जो यूट्यूब चैनल पर डाली हूँ 10 साल का पेपर, उस लिंक से आप पेपर को पढ़ सकते हो और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और जिस किताब से मैं पढ़ाती हूँ उस किताब का भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में उस किताब का लिंक डाल दी हूँ, संस्कृत का। और यूपी टेट क्वालिफाइड होने के लिए हर तरह की किताब अपने लिंक में डाली हूँ। उस लिंक से आप जा कर के पढ़ सकते हैं। उस लिंक से किताब मंगवाइए घर पे और उस किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं प्रश्न पर। आपसे पूछ रहा है कि वर्ण का अर्थ है क्या है, पद है कि शब्द है कि अक्षर है कि वाक्य है। तो वर्ण का जो अर्थ होता है वो हमारा अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर होता है। इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। विकल्प कौन सा सही है? विकल्प सी सही है। आगे है, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं? आपको जो भी प्रश्न आ रहा है आप एक कलम और एक कॉपी रख लीजिए। आप अपना स्कोर मेरे उत्तर बताने से पहले आप लिखते जाइए। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 भेद है। आगे तीसरा है, व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? अच, सल, यड़, हल। तो आपका व्यंजन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। हल हो जाएगा। अगर स्वर रहता तो अच हो जाता और व्यंजन है तो हल हो जाएगा। आगे चौथा प्रश्न, स्वर को और क्या कहते हैं? हल कहते हैं कि अच कहते हैं कि अक कहते हैं कि जस कहते हैं? अभी मैं बताई थी कि स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। पांचवा देखते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? क से य तक या क से न तक, क से म तक या क से ज्ञ तक? स्पर्श व्यंजन जो संख्या में 25 होता है वही बताना है आपको। तो क से म तक होता है। क्या होता है? क से म तक, यही आपके स्पर्श व्यंजन है। क ख ग घ अ ङ च छ ज झ ञ
टठ डढ अड़ तथ दध न पफ बभ म। इतना ही है। अब आगे है व्यंजनों के कुल कितने भेद है? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? आप बताइए व्यंजनों के कितने भेद है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यंजनों के 4 भेद है। कौन कौन? कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद क्या ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये 4 भेद हो गए। अब आगे है महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है? 12 है कि 13 है कि 16 है कि 14 है? तो माहेश्वर सूत्र जो हमारा है संख्या में 14 है। अ इ उड़ रील री क ए औ त हय वर ट लड़ य म घ स। इस तरह से आपके 14 है। आगे है त का उच्चारण स्थान बताए। त का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ होगा कि दंत होगा कि मूर्धा होगा कि तालु होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तो जो है दंत से बोला जाता है। आपका उत्तर बी सही हो जाएगा, दंत वाला। आगे है अंतस्थ के अंतर कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं? स स सह यव रल अ इ उड़ छत्र ज्ञ। तो आपका जो उत्तर होगा ये हमारा बी सही होगा, क्योंकि ये जो दिया है ये ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। और ये आपके संयुक्त व्यंजन है। ह को निकाल देंगे, ह को बाहर कर देंगे तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? य व र ल। अब आगे है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है। अ इ उ री ली अ इ उड़ अ इ उ री ली ए को ओ अ इ री ली ए ओ ऐ औ। आपका जो सही उत्तर होगा 10वां का डी सही होगा। अच यानी आपको संपूर्ण स्वर ले रहा है। अच का अर्थ होता है स्वर, तो इसमें आपके सारे स्वर आ गए हैं। अ इ उ री ली ए ओ ऐ औ। ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है। अब 10 के बाद 11 इधर है। 11 देखते हैं। दीर्घ संधि का उदाहरण है रमेश सदैव श्रीशः पावकः। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ संधि का सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। श्रीशः, श्रीशः आपका सही उत्तर है 11 का सी। क्योंकि रमेशः जो है आपका गुण संधि हो गया, सदैव आपका वृद्धि संधि हो गया, पावक अयादि संधि हो गया, इसलिए आपका सही उत्तर श्री जाता है, श्रीशः। गुण संधि का सूत्र है। गुण संधि का सूत्र क्या है? वृद्धरेचि है कि अक सवर्णे दीर्घ है कि आद गुण है कि इको यड़चि है? तो आपका जो वृद्धिरेचि है वो वृद्धि संधि का हो गया, ये आपका वृद्धि संधि का हो गया। अक सवर्णे दीर्घ दीर्घ संधि का हो गया। इको यड़चि यड़ संधि का हो गया। लेकिन आदि गुण जो है यही आपका गुण संधि हुआ। आदि गुण क्या हुआ? गुण संधि का सूत्र हुआ। अब है राम शेते किस सूत्र का उदाहरण है? नाष्ट स्तोष्णाश झला जसुवंते झलाम जस झसी। अब आपका सही उत्तर जो हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा? 13 का बी सही होगा। रामश्चेते जो है इससे आपका ये है, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। 14 प्रश्न जो है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में आपका तत्पुरुष है कि अव्यय भाव है कि बहुब्री है कि द्वंद्व है? 14 का आपका सही उत्तर हो जाएगा अव्यय भाव, क्योंकि इसमें पहले ही अव्यय है। आपका यथा जो है वो अव्यय है। यथा, जथा, तथा, कुत्र, यत्र, तत्र, यदा, जदा, ये सब क्या है? अव्यय है। तो जिसमें पहला पद अव्यय हो उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। पितरौ में समास है, अव्यय भाव है कि तत्पुरुष है कि बहुब्री है कि द्वंद्व समास है? तो आपको पितरौ का अर्थ होता है माता पिता। तो जिसमें आपको और लगा हो वो द्वंद्व समास होता है। कैसे होगा कि माता और पिता और लग गया, और लगने पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जिसमें चौ जुट जाए, चौ का संस्कृत में जो चौ होता है, इस चौ का संस्कृत में और अर्थ होता है। क्या होता है? और। चौ मीन्स और होता है। तो माता च पिता दोनों को मिला करके एक शब्द हो जाता है पितरौ। पितरौ का अर्थ होता है माता पिता। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। कर्म कारक, जो कर्म कारक होता है वो हमारा को का पहचान होता है, और को होता है द्वितीया का। किसका होता है? द्वितीया का। तृतीया का क्या होता है? से होता है। से अलगाव नहीं, अलगाव पंचमी में होता है, इसका भी से होता है, लेकिन ये अलगाव होता है। अलगाव जैसे है पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से अलग हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा जो है हिमालय से अलग हो गई। इस तरह से जब अलगाव की स्थिति आए तो पंचमी लगाना, और जहाँ अलगाव न रहे वहाँ तृतीया लगाना। जैसे से मैं एक और उदाहरण बताती हूँ। मैं चाकू से फल काटती हूँ, यहाँ से हो गया, लेकिन अब चाकू जो है फल में सटा हुआ है। जब सटा हुआ है, अलग नहीं हुआ है, तो हमारा तृतीया हो जाएगा। और चतुर्थी का जो होता है के लिए होता है। जैसे राम के लिए पानी लाओ, सीता के लिए वस्त्र लाओ, तो चतुर्थी का चिन्ह के लिए होता है। आगे क्वेश्चन 17, पुत्रेण सह माता गच्छति। पुत्रेण सह माता गच्छति। यहाँ देखिए, आपको ध्यान देने वाली बात है, अभी मैं बताई हूँ। ऊपर सह के योग में क्या होता है? चतुर्थी होता है। चतुर्थी होता है सह के योग में। पुत्र के साथ माता जाती है, पुत्र के साथ माता जाती है। यहाँ पर सह लगा है, सह का अर्थ होता है साथ। तो कह रहा है कि यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो आपको क्या बताना है? यहाँ पर सह के योग में चतुर्थी नहीं, मुझसे गलती हो गई, तृतीया होगा। क्या होगा दोस्तों? तृतीया होगा। सह के योग में क्या होगा? तृतीया होगा। मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, पहली बार आपको चतुर्थी बता दी, क्योंकि मैं यहाँ चतुर्थी को द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी पढ़ रही थी और दिमाग में चतुर्थी आ गया था, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर? तृतीया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीया। सह के योग में तृतीया होता है। तो पुत्र के साथ, यहाँ पर तो के लिए के तो है षष्ठी का चिन्ह। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री,
ये षष्ठी का चिन्ह होता है, लेकिन जब सह लग गया तो तृतीया हो जाएगा। अहम पुस्तकम पठामि को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। इसको कर्मवाच्य बनाना है। तो कर्मवाच्य बनाने के लिए आपको क्या करना होता है बच्चों? आपको क्या करना होता है? आपको जो कर्ता होता है उसको तृतीया कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तृतीया। तो देखिए कि कर्ता में तृतीया कौन है। तो हम तो देख रहे हैं कि मया पुस्तकं पठ्यते, मया पुस्तकं पठ्यते, मया पुस्तकं पठ्यते, मम पुस्तकं पठ्यते। तो मम तो पहले निगलेक्ट हो गया, मम तो होगा नहीं, इसको क्रॉस कर दो। मम नहीं होगा। अब हमारा 3 बचा, इसमें भी क्रॉस करते हैं। ये प्रथमा है, पुस्तकः लिखा है, इसको भी क्रॉस कर देंगे। अब हमारा 2 बचा, 2 बचा। अब ये पठ्येते जो है ये भी गलत लिखा है, तो हमारा सही कौन सा हुआ? मया पुस्तकम पठ्यते, ये हमारा सही हुआ। यानी 18 का हमारा सी सही हुआ। अब 19 देखते हैं। पा धन कत्वा मिलकर बनेगा, क्या बनेगा? मिलकर क्या बनेगा? पात्वा बनेगा कि पित्वा बनेगा कि पिक्त्वा बनेगा कि पित्वा बनेगा? आपको बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा पित्वा। पित्वा का अर्थ होता है पीकर। जिसमें कत्वा प्रत्यय लगता है उसका आपका केवल त्वा बचता है। क्या बचता है? त्वा। इसमें त्वा बचता है। पा जो है धातु है, पा का अर्थ होता है पीना, पा का अर्थ होता है पीना। अब 20 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। नी धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। निश्यते होगा कि नेष्यति होगा कि नश्यति होगा कि निश्यति होगा? निश्यति 2 दिया है, नहीं एक ही है, एक नश्यति है और एक निश्यति है। तो आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा नी धातु में आपका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नेष्यति। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेष्यति। अब 21 देखते हैं। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। पितृन, 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 पित्रान। आपका सही उत्तर हो जाएगा पितृन। ये आपका जो डबल वाला त्रि है यही आपका सही है। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप यही होगा। आगे 22 है। 26 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, यानी क्या कहेंगे? षट्विंशतिः, षड्विंशतिः, षट्विंशतः, षड्विंशतिः। तो क्या कहेंगे? पहले हम 6 की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद 20 की अंग्रेजी लिखेंगे। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही लग रहा है। 6 की संस्कृत, ध्यान से देखो 6 की संस्कृत कौन सा सही है। षट है, षड है, षड्विंशतिः, षड्विंशतिः। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला निगलेक्ट हो गया, ये षट लिखा है, खट। दूसरा जो है षड्विंशतिः, ये पूरा ड लिखा है, पूरा अड़ और अंग लिखा है। ये आधा ट लिखा है, आधा अंग होना चाहिए, आधा ड होना चाहिए। षड्विंशतिः ये आपका सही है। 22 का आपका डी सही है। निम्नलिखित में से अव्यय पद नहीं है। कौन सा अव्यय पद नहीं है? हरिते, कदा, एकदा, जालजह। तो 23 का जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये हमारा अव्यय नहीं है। ये पहला जो है ये अव्यय है। ये भी अव्यय है, कदा भी अव्यय है, एकदा भी अव्यय है। लेकिन जलजह जालजह जो है ये हमारा अव्यय नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को क्रॉस कर देंगे और सही वाला ऑप्शन जो है उसको सही करेंगे। यानी विकल्प नंबर हमारा डी सही है। अब हम देखते हैं 24। बृहत कथा के लेखक कौन है? बृहत कथा के लेखक को आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि बृहत कथा के लेखक जो हमारा है ये है गूढ़ाढ्य। कौन है? गूढ़ाढ्य। यानी 24 का सी सही है, गूढ़ाढ्य है। निम्नलिखित पदों में कौन सा पद अशुद्ध है? रामः हरिश गच्छत, राम और हरीश जाते हैं। ते अत्र कदा आगच्छन्ति, ते मने वे सभी, अत्र मने यहाँ, कदा मने कब, आगच्छति मने आ रहे हैं। वे सब यहाँ कब आ रहे हैं। किम अहम पठानी, किम अहम पठानी, इसका अर्थ ये हो जाएगा क्या हम पढ़े, हम क्या पढ़े। अयम एका बालिका आगच्छति, ये आपका सही लग रहा है। यानी 25 का डी सही है। अयम एका बालिका आगच्छति, जबकि जो अयम है वो क्या है? ये पुल्लिंग है और लगाया है स्त्रीलिंग में, इसलिए अशुद्ध है। आपको ध्यान देना है कि अशुद्ध पद ही पूछ रहा है, अशुद्ध पद पूछ रहा है, इसलिए हमको अशुद्ध वाला ही ध्यान देना है। अयम पुल्लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग का प्रयोग कर दिया यानी गलत कर दिया। तो गलत उत्तर देखना है। 25 के बाद 26 यहाँ है। निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची समूह सही नहीं है? इसमें भी आपको निगेटिव ध्यान देना है। अमृतम का होगा त्रिदिशाहार, सुधा आमीय, अश्व का घोटकः, वाह वाजिः, गंगा का मंदाकिनी विष्णुपदी, भीष्मसुः, कामदेव का स्कंध, मयूः कुमारः। अब आपको बताना है कि किसका अशुद्ध है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब अशुद्ध वाला पूछ रहा है माने यानी नहीं है, निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची समूह सही नहीं है। यहाँ आपको नहीं वाला पूछा है। तो ये अमृत का त्रिदिशाहार, सुधा अमीय सही है। घोटका वाह वाजी मीस सही है। वाजी मीस घोड़ा भी होता है, घोटका मीस घोड़ा होता है, वाह मीस घोड़ा होता है, मंदाकिनी मीस गंगा होता है, विष्णुपदी मीस गंगा होता है, भीष्म सुही में गंगा होता है, कामदेव स्कंध, मयूह कुमार। यहाँ जो हमारा दे दिया है मयूह और इसमें कामदेव का पर्यायवाची हमारा अशुद्ध लग रहा है, तो हम इसी को क्रॉस करेंगे। आज जब क्रॉस करेंगे तो हमें निगेटिव वाला ही उत्तर छांटना है, यानी हमारा यही सही है। बाकी हमारा ये तीनों क्या है? डिफरेंट है। अब आगे है उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। अक्षराभिव्यक्ति, गति, विराम, भावातिरेक। आपको बताना है इसमें आपका क्या संबंधित नहीं है उच्चारण कौशल से। जब हम अक्षर को अभिव्यक्त करेंगे, बोलेंगे तो उच्चारण से संबंधित होगा, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। जब हम गति करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो इसमें हमारा उच्चारण कौशल होगा, ये नहीं होगा। जब हम लिखेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो ये नहीं है। भावातिरेक, हम भाव जो व्यक्त करते हैं इसमें हमारा उच्चारण की जो है भावना अंतर मन में भावना व्यक्त करते हैं, उसमें उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है, यानी आपका डी सही है। 27 का क्या सही है? डी सही है। अब 28 देखते हैं।
आगमन विधि का सही क्रम है। निरीक्षण, उदाहरण, नियम निर्धारण, परीक्षण। उदाहरण, प्रस्ताव, निरीक्षण, नियम निर्धारण, परीक्षण। उदाहरण, निरीक्षण, नियम निर्धारण, परीक्षण। उदाहरण, प्रस्ताव, नियम निर्धारण, निरीक्षण, परीक्षण। आपका जो सही विकल्प है वो बी है। उदाहरण पहले देंगे, प्रस्ताव लाएंगे, निरीक्षण करेंगे, नियम निर्धारण करेंगे, तब जा कर के हम किसी विद्यार्थी का या किसी का परीक्षण करेंगे। 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत शिक्षण पद्धति है? व्याकरण पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, अनुवाद पद्धति, उपयुक्त सभी। तो हमारा ये सभी है। व्याकरण पद्धति भी रहेगा, विश्लेषणात्मक पद्धति भी रहेगा, अनुवाद पद्धति रहेगा, यानी सभी रहेगा। 30 का है, निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है। पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, और उपयुक्त सभी। इसमें भी आपका उपयुक्त सभी है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इस तरह से दोस्तों मैं हर प्रश्न के नीचे आपको उत्तर माला दी हूँ। अब अगर मैं एक एक करके विस्तार से पढ़ाऊँगी तो आप ही बताइए कि वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। तो क्या करना है, मैं फटाफट आपको इस तरह से दिखाते जा रही हूँ और आप अपने प्रश्न का उत्तर जांच लीजिएगा। और नीचे उत्तर माला दिया गया है, उस उत्तर माला से मिलान कर लीजिएगा। और यहाँ मैं वीडियो का लिंक दी हूँ, 12 वर्षों के यूपी टेट का पेपर। इस लिंक से देखिए 12 सालों के पेपर एक बार पढ़ लीजिए, आपका टेट क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। पेपर लिंक यहाँ दिया गया है। इस लिंक से आप नहीं पढ़ पाते हो, डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो आप माई चिल्ड्रेन 1000 यानी मेरे चैनल पर वीडियो डाली हूँ 10 वर्षों के यूपी टेट का पेपर, उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ हम देखते हैं पेपर 2 है। इस तरह से आप देखते जाइए और अपना स्कोर गिनते जाइए। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अयादि संधि का सूत्र है। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? अगर मैं चाहूँ तो बता दूंगी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए कोशिश करती हूँ बहुत जल्दी बताने की। अष्टाध्यायी के लेखक आपके कौन है? विकल्प सी हो जाएगा, पाणिनि। कौन हो जाएगा? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अयादि संधि का सूत्र क्या है? दूसरा में अयादि संधि का सूत्र डी हो जाएगा, एचो एवा यावह। इसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न जो है आपके 5 प्रकार के होते हैं। तीसरा का आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तीसरा का बी लगाए। तीसरा का क्या लगाओगे? बी लगाओगे। तीसरा का क्या लगाना है? बी लगाना है। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो चौथा का आपका सी हो जाएगा, जब गड द, जब गड द, यही आपका सही है। इसके बाद 5वां, मूर्धा से बोले जाने वाले, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को चुनिए। मूर्धा से बोले जाने वाले आपके वर्ण कौन कौन से हैं? आपको याद रखना है कि री, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, र, श, ये आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। विकल्प पहला सही है। विद्यार्थी में संधि है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। विद्यार्थी में आपका संधि हो जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? इसका सूत्र होगा अकः सवर्णे दीर्घ, और जिसमें अ आ हो। विद्या धन अर्थी, विद्या में आ है, अर्थी में अ है। अ आ मिलकर के आ हो गया, या अ मिलकर के भी आ होता है, या आ मिलकर के भी आ होता है, या आ और अ मिलकर के भी आ होता है।
ये है आपके विद्यार्थी यानी दीर्घ संधि। चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी में अव्यय भाव है कि बहुब्रीहि है कि द्विगु है कि द्वंद्व है। तो आपका बी हो जाएगा बहुब्रीहि। चक्रपाणी बहुब्रीहि तो अन्य बतावती है। चक्रपाणी साधारण आदमी के हाथ में होता ही नहीं है, तो दूसरा हो गया अन्य हो गया। बहुब्रीहि क्या करता है? बहुब्रीहि का अर्थ दूसरा होता है, अन्य बताता है। नील कमल, नील कमल के समान। कौन है नील कमल? पीतांबर, पीला वस्त्र किसका है? यानी विष्णु का। जो आपका अलग अर्थ हो गया वो बहुब्रीहि समास बताता है। वृक्षात पत्राणि पतंती में वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अभी मैं आपसे बताई कि जो चीज़ अलग होता है उसमें पंचमी होता है, यानी अलग हो रहा है तो पंचमी हो गया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। 8 के बाद हम 9 देखते हैं, इधर है। वयम जलम पश्यामः का कर्मवाच्य क्या होगा? आपको अब कर्मवाच्य बताना है। 9वां का आपका क्या हो जाएगा? 9वां का ए हो जाएगा। अस्माभि जलम पाश्यते, यही आपका सही है। अब इसके बाद 10वां देखते हैं। पीतः में प्रकृत प्रत्यय होगा। पीतः, पीधन पाधन कत, पाधनतः पीधन कत। अब आपका जो 10वां का उत्तर होगा बी होगा, पाधन कत पीतः। अब ये कत प्रत्यय जो होता है आधा क और त प्रत्यय, इसमें आपका ये तो ही बचता है। क्या बचता है? तो। और संस्कृत है तो विसर्ग लगेगा ही, इसको अलग कर देंगे तो पीतः में कत प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? पीतः में पाधन कत, पाधन कत हो जाएगा। पा मने पीना होता है। दृश्य धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। क्या होगा? पश्येतम, पश्येत, पश्येत, पश्येयम। आपका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? पश्येत। जैसे है विधिलिंग का पठेत पठेताम पठेयुः, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, उसी तरह से पश्येत पश्येताम पश्येयुः। तो याद रखना है। यानी 11 का आपका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 12 का देखते हैं। नदा पद नदी शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? नदः, नदी, नद्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः। नदी का रूप आप किस तरह से चलाते हो? आप गलत चलाओगे तो गलत उत्तर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आपको रूप भी देखना पड़ेगा। तो 12 का आपका सही उत्तर हो जाए प्रथमा बहुवचन। नदः प्रथमा बहुवचन। 19 को संस्कृत में कहेंगे 9-10 कहेंगे कि 29 कहेंगे, एकोनविंशति उपयुक्त सभी। 13 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। 9-10, 9 और 10 मिलके 19 हो गया। 29 उन का अर्थ होता है कम, 20 में एगो कम। एकोनविंशति 20 में एगो नहीं है, यानी सब विकल्प सही है, इसलिए डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द उपसर्ग नहीं है? प्र, परा, सम, अम। आपको सही उत्तर डी मिलेगा। क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका डी है, अम। क्या हो जाएगा? अम। ये आपका उपसर्ग नहीं है। बाकी ये 3 जो है ये 3 आपके उपसर्ग है, लेकिन ये जो चौथा है अम, ये उपसर्ग में नहीं आता है। निम्नलिखित विलोम शब्दों में अशुद्ध युग्म को छाटिए यानी चुनिए। रुग्ण रोगी, शोकः आनंदः, महायोगी महाभोगी, मलिनम पवित्रम। आपको क्या करना है? विलोम शब्द अशुद्ध युग्म को छाटना है। अशुद्ध युग को निकालिए, यानी आपका अशुद्ध युग जो है ए वाला लग रहा है। निम्नलिखित विलोम शब्दों में अशुद्ध युग को छाटिए। ये रुग्ण, रोगी जो है, रुग्ण और रोगी का जो संबंध है ये अशुद्ध है।
अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है? कितने अंक है? 5 है कि 6 है कि 7 है कि 9 है? तो 16 का आपका सटीक उत्तर हो जाएगा सी, 7 है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। अब 17 देखते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? विश्वनाथ मम्मट दंडी आनंदवर्धनम। आनंदवर्धन। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा पहला। ये विश्वनाथ का है। किसका है? विश्वनाथ का। संस्कृत में कितने लिंग है? 5, 2, 3, 4। आपका सही उत्तर हो जाएगा 3। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। अब आगे है। सतसंगति कथय किम न करोति पुषाम किस ग्रंथ की सूक्ति है? कादंबरी, नीति शतकम, पंचतंत्र, सुभाषित, रत्नावली। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नीति शतकम का है। मुझे पढ़ना मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। इसका अनुवाद होगा मह्यम पठनम रोचति, माँ पठनम रोचते, अहम पठनम रोचते, मह्यम पठनम रोचते। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मह्यम पठनम रोचते। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ये डी सही है। गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? सभा पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, आदि पर्व। तो आपका सही हो जाएगा भीष्म पर्व। किससे लिया गया है? भीष्म पर्व से। आगे है। संधि पद में लिंग है स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का। 22 का डी सही हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, पुल्लिंग। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन है? निष्ठा संज्ञक प्रत्यय सत्री प्लस कत्प कत्वतु रूल प्रत्रिज तबियत प्रत माइनस अनियर। आपका 23 का सही उत्तर हो जाएगा बी। कत्व और कत्वतु ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। कत्वतु ये निष्ठा संज्ञक है। 23 के बाद 24 देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? हास है कि शोक है कि उत्साह है कि रौद्र है? आप देख रहे हो कि करुण का अर्थ होता है शोक, करुणा करना, शोक करना। अव्यय भाव समास किस लिंग में होता है? नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग, नित्य नपुंसकलिंग, उपयुक्त सभी। तो 25 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। नित्य नपुंसकलिंग होता है। अव्यय भाव समास नित्य नपुंसक लिंग में होता है। भाषा कौशल के प्रकार है 2, 3, 4, 5। तो भाषा कौशल के जो प्रकार है वो आपके 4 है। कितने हैं? 4 है। 4 विकल्प सी में है, यानी आपका सी सही है। नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, उपयुक्त सभी। तो 27 में आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, दृश्य श्रव्य साधन। नाटक को दृश्य श्रव्य साधन देखने और सुनने दोनों का काम करता है। शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किया। भंडारकर ने कि हर्वर्ट ने कि दोनों ने कि दोनों में से कोई नहीं। आपका 28 का ए सही हो जाएगा। भंडारकर ने शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किया। इवान पावलोव ने रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया? बिल्ली पर, कुत्ता पर, छिपकली पर, उपयुक्त सभी। पावलोव किसके लिए जाना जाता है? सबको आ जाएगा कि कुत्ता के लिए जाना जाता है।
थार्नडाइक बिल्ली के लिए जाना जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचना वृत्ति का विकास करना, शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता को प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो 30 का आपका डी सही हो जाएगा, 30 का डी। इस तरह से आपको उत्तर माला भी दिया गया है। अब मैं क्या करती हूँ, सोच तो रही हूँ किस तरह से आपको दिखाऊं, और आप अपना उत्तर छाटिए और बाद में स्कोर देखिएगा। इस तरह से करते करते आप देख लीजिए और रोक रोक के पढ़िए। बोलते बोलते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, तो बाह्य प्रयत्न के आपके 11 भेद होते हैं। अंगों का उच्चारण स्थान क्या है, इस तरह से आप अपना रोक रोक के पढ़ सकते हैं। अंगों का उच्चारण स्थान क्या है, सबको पता होगा कि अंगों का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और नासिका है। कंठ और नासिका है। और बाह्य प्रयत्न के कितने भेद है, 11 है। चलिए बता ही दे रही हूँ, 11 है। इसके बाद अंगों का उच्चारण स्थान कंठ नासिका है। इसके बाद अच प्रत्याहार के वर्ण होते हैं, यानी तीसरा का आपका क्या हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा पहला। तीसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा का आपका पहला हो जाएगा अच प्रत्याहार ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ हो जाएगा। चौथा देखते हैं दिगंबर का संधि विच्छेद। दिगंबर में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चौथा का बी सही है। चौथा का क्या सही है, बी, दिक धन अंबर। राम लक्ष्मण पद के समास है अव्यय भाव तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व। अभी मैं बताई कि दो जहाँ पर दो चीज़ मिल जाए और मिल जाए चौ मिल जाए, द्वंद्व समास होगा। आंख बंद करके पांचवा का डी मारिए, द्वंद्व समास। कौन सी धातु 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत नहीं आती है, जी, मथ, क्री, कृष। आपका छठवां का सी सही हो जाएगा, क्री। क्या हो जाएगा, क्री। ये 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत नहीं आती है। अब आगे है हरिये क्रुध्यति पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है, किस सूत्र से, भित्तार्था नाम भाई हेतु हेतो कथितम च क्रुद्ध द्रुहेश्यार्थार्थानाम नाम न प्रतीकोपः। तो सातवां का जो हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, ये आपका यही सूत्र है। इसी सूत्र से इस पद में चतुर्थी विभक्ति हुई है। गुरवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। आपका सही उत्तर हो जाएगा आठवां का बी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब हम यहाँ नौवां देखते हैं। लिट लकार संबंधित है, लिट लकार किससे संबंधित है, लिट लकार किससे संबंधित है, वर्तमान काल से, भविष्यत काल से, आज्ञार्थक से कि भूतकाल से। हम जानते हैं कि लिट लकार जो है वो हमेशा भविष्यत काल के लिए जाना जाता है, लट लकार वर्तमान काल के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए, लोट लकार जो होता है आज्ञार्थक के लिए। इतना याद रखना। और परिच्छेद किस पुरुष एवं वचन का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष द्विवचन। 10वां का जो सटीक उत्तर होगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन। प्रश्न 11 से 15 तक के सभी उत्तर अपठित पद्यांश के आधार पर दीजिए और इसको अब पढ़ लीजिए। आप इसको पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए और उत्तर बताइए। चलिए आराम से पढ़ लीजिए, रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। अब हम आपको इस तरह से दिखा दे रहे हैं। कितना से कितना तक कहा था आपसे 11 से 15 तक। 15 आपका यहाँ बीत गया। 16 कह रहा लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना का और कौन है, भट्टोजी दीक्षित है कि वरदराजाचार्य है, कात्यायन है कि पतंजलि है। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार जो है वरदराज है, वरदराजाचार्य जो लिखा यही सही है।
पठ धातु में सत्री प्रत्यय लगाने पर रूप क्या बनेगा? पठितः, पठन, पठित्वा, पठिता। तो 17 का आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, पठन। पठन हो जाएगा। सत्री में 9 रहता है, क्या रहता है? सत्री में आधा 9 बचता है। हसन, लिखन, पठन, गच्छन, इस तरह से आपका बनता है। त्वया पत्रम लिख्यते, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए। कौन सा सही है? त्वम पत्रम लिखति, त्वया पत्रम लिखसि, त्वम पत्राणि लिखसि, त्वम पत्रम लिखसि। 18 का आपका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। क्या हो जाएगा? डी, त्वम पत्रम लिखसि, त्वम पत्रम लिखसि। मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है, इसका अनुवाद होगा 19 में आपको बताना है। 19 में आप बताइए जल्दी से। 19 का बी हो जाएगा। 19 का मया सह मम मित्रम विद्यालयम गच्छति। 20 देखिए, आपका 20 का सही उत्तर क्या हो रहा है? 20 में कराय सिद्ध्य सिद्ध्यौ श्रमो भूत्वा श्रमत्वम योग उच्यते। यह शुक्ति कहाँ से उद्गृत है? महाभारत से कि रामायण से कि गीता से कि पुराण से? तो ये उक्ति जो है आपके गीता से है। कहाँ से है? गीता से है। सिद्ध्य सिद्ध्यो ये गीता से है। कोयल, कबूतर, चिड़िया को क्रमशः संस्कृत में क्या कहते हैं? अब देखिए पक्षियों का नाम। कोयल, कबूतर, चिड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं? परिभृतः, पारावतः, चक्षु, पारावतः, परिभृतः, छटका, परिभृतः, पारावतः, छटका, छटका, परिभृतः, परावतः। क्रम से बताना है। यानी सबसे पहले कोयल का, उसके बाद कबूतर का, उसके बाद चिड़िया का। तो हम जानते हैं कि चिड़िया को क्या बोलते हैं। सबको पता है कि चिड़िया को क्या बोलते हैं? छटका। छटका 2 ही में दिख रहा है, एक पहले वाले में, अरे दूसरे वाले में, एक तीसरे वाले में। पहले वाले को क्रॉस कर दो, चौथे वाले को क्रॉस कर दो। अब इसमें ध्यान लगाओ कि कोयल को क्या बोलते हैं और कबूतर को क्या बोलते हैं। अगर दोनों आ गया तो आप विकल्प छाट लोगे। यानी 21 का आपका परिभृतः मीन्स कोयल, पारावतः माने कबूतर, छटका मीन्स गौरैया। क्या होता है? परिभृतः माने कोयल, पारावतः मीन्स कबूतर, छटका मीन्स गौरैया। ये आपका सही है। आपका सही हो गया। यहाँ आपको विकल्प बी में पहले कबूतर का बाद में कोयल का बताया था, जबकि पहले कोयल का होना चाहिए बाद में कबूतर का होना चाहिए। यानी कोयल का हमारा संस्कृत परिभृतः और कबूतर का पारावतः होता है। आगे 22 है, संस्कृत में लकार कितने हैं? संस्कृत में लकार कितने हैं? 8, 9, 10, 11। तो हम 10 ही लकार जानते हैं। हम 10 ही लकार से प्रश्न में परीक्षा में तैयारी करते हैं। हमें 10 लकार से पूछा जाता है तो हम बताएंगे कि 10 लकार है। 22 के बाद यहाँ 23 देखते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? ब्राह्मी, गी, विद्यार्थी, उपयुक्त, सभी। तो 23 में आपका सही हो जाएगा डी, उपयुक्त, सभी। ये सब सरस्वती का पर्यायवाची है। 1 लाख संख्या को संस्कृत में कहते हैं प्रयूतम, लक्षम, नियूतम, सहस्त्रम। हम जानते हैं कि 1 लाख को क्या कहते हैं? सहस्त्रम मीन्स क्या होता है? लक्ष्यम मीन्स क्या होता है? न्यूनतम मीन्स क्या होता है? प्रयुतम मीन्स क्या होता है? सब विकल्प बता दोगे, सभी लड़के इसको सही कर दोगे। यानी लक्षम मीन्स लाख होता है, याद रखना है। रामायण का अपर नाम क्या है? दूसरा नाम। अपर माने दूसरा होता है। चतुर्विंशति साहस्री संहिता, सत्साहस्री संहिता, षड्त्रिंशास्त्री संहिता, पंचम वेद। तो हम जानते हैं कि क्या कहते हैं? चतुर्विंशास्त्री संहिता, यही हमारा नाम है रामायण का। क्या नाम है? रामायण का। यानी 2400 श्लोक वाला ये है संहिता।
चतुर्विंशति 2400 यानी चतुर्विंशति। अब है यम नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है ईशोपनिषद में कि कठोपनिषद में कि तैतरीय उपनिषद में कि केनोपनिषद में। 26 का जो उत्तर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी। कठोपनिषद में नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में है। भाषा कौशल का सही क्रम है भाषण कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल। दूसरा है श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। तीसरा है श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल। चौथा है श्रवण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल, भाषण कौशल। तो जब हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? भाषा कौशल जब हम सीखेंगे तो क्या करेंगे? तो हम पहले क्या सुनेंगे? 27 का बी। 27 का बी सुनेंगे, पहले सुनेंगे, तब भाषण कौशल देंगे, तब पठन कौशल देंगे, तब लिखने का काम करेंगे। सुबोपली, इसको क्या बोलते हैं? सु बो प ली, सुबोपली। इसको हम छोटी का मात्रा में बना देते, सुबोपली। सुबोपली ऐसे लिखेंगे, सु बो प ली। सुबोपली प्रश्न पूछ सकता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहला काम सुनना, दूसरा काम बोलना, तीसरा काम पढ़ना, चौथा काम लिखना। तो इसी को आधार मान करके मानोगे तो 27 का क्या सही हो जाएगा? 27 का बी सही हो जाएगा। 28 दृश्य साधन के अंतर्गत नहीं आता है। रेडियो, रेखाचित्र, मानचित्र, प्रदर्शनी कि कौन सा है जो देखने में प्रयोग नहीं होता है? 28 का बताए तो रेडियो जो है हम सुनते हैं। रेडियो को हम समाचार देखते नहीं हैं, सुनते हैं। निगमन विधि के सोपान का सही क्रम है नियम, स्पष्टीकरण, प्रयोग, प्रदर्शन, पुनर्निरीक्षण। स्पष्टीकरण, पुनर्निरीक्षण, प्रयोग, प्रदर्शन, नियम। तीसरा है नियम, स्पष्टीकरण, पुनः प्रदर्शन, पुनः परीक्षण। चौथा है नियम, प्रयोग, प्रदर्शन, स्पष्टीकरण, पुनः प्रदर्शन। 29 का आपका सही हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। पहले नियम, इसके बाद स्पष्टीकरण, इसके बाद प्रयोग प्रदर्शन, उसके बाद पूर्ण परीक्षण या निरीक्षण। 30 का थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, पुनर्बनल का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। तो आपका 30 का जो सही हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये जो बिल्ली पर किया था, क्या किया था? एक रोटी का टुकड़ा रख दिया था, चूहा रख दिया था, उसको कैसे किया था? इस तरह से आप थार्नडाइक वाला पढ़ोगे तो इसमें आ जाएगा। इसका अधिगम, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत का नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। आपका 30 प्रश्न हो गया। अब सेट 4 देखते हैं। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? वरदराज है कि भट्टोदीक्षित है कि पाणिनि की कात्यायन है? तो सिद्धांत कौमुदी जो है भट्टोदीक्षित के है। किसके है? भट्टोदीक्षित के है। इसके बाद है झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है। कौन कौन से है? पहला विकल्प सही हुआ कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा? तो दूसरा का बी सही हुआ। यहाँ झ ब घ ड ध ज ब ग ड द ये है हमारा झस प्रत्याहार के अंतर्गत। कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? अ ह क ई च छ ज ट ठ री री त थ द। तीसरा का आपका सही हो जाएगा पहला। चौथा का आपका सही हो जाएगा सी। अब पढ़ नहीं रही हूँ दोस्तों, पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि कुछ हरासमेंट जैसा हो गया है। आप क्या करेंगे? आप उत्तर देखते जाइए और पढ़ते जाइए, मिलाते जाइए। अब 5वां का देखते हैं। 5वां का बी हो जाएगा। 5वां का बी। 6ठा का क्या हो जाएगा?
आपका छठा का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, छठा का एड़ संधि। सातवां का उत्तर पद प्रधान समास कौन सा है? आपका सातवां का उत्तर हो जाएगा ए, तत्पुरुष। पंचपात्र में समास कौन सा है? द्वंद्व अव्यय भाव कर्मधारय द्विगु। आठवां में आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा डी। आठवां में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ है आठवां का डी। नौवां का कौन सा सही हो जाएगा? नौवां का सी सही हो जाएगा। क्या होगा? सी सही होगा नौवां का। नौवां का आपका सी सही होगा। अब दसवां यहाँ देखते हैं। दसवां का कौन सा सही हो जाएगा? दसवां का सी सही होगा। दसवां का क्या सही होगा? सी सही होगा। 11 का देखते हैं। 11 में आपका डी सही हो जाएगा। 11 में क्या सही हो जाएगा? 11 का डी सही हो जाएगा। 12 देखते हैं। 12 का कौन सा सही होगा? 12 का सी सही होगा। 13 में आपका 13 का भी सी सही हो जाएगा। 13 का सी सही हो जाएगा। 14 देखते हैं। 14 का बी सही हो जाएगा। 14 का बी सही हो जाएगा। इस तरह से 2 मिनट के लिए ब्रेक लेती हूँ, आती हूँ अभी। चौदह में क्या हुआ था? 14 में बी हुआ था ना। 14 में आपका क्या हुआ था? 14 में आपका बी हुआ था। 15 में सी होगा। 16 में भी सी होगा। और 17 में आपका हो जाएगा बी। इस तरह से आप चाहेंगे तो रोक रोक करके उत्तर माला नीचे दी हूँ, उत्तर माला मिला लीजिएगा। लास्ट में क्या करना है? इस तरह से भगाते जाएंगे और उत्तर माला आपको नीचे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए उत्तर माला आपको दिया गया है। यहाँ उत्तर माला मिलान कर लीजिएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 11 से 21 तक के पेपर है यूपी टेट के, एक एक करके बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आप इस तरह से रोक रोक करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ सेट के अनुसार दिया गया है। ये सेट 7 हो गया। इसमें आप इसको रोकते जाइए और पढ़ते जाइए। क्या करना है? रोकना है और पढ़ना है। और सबसे लास्ट में आपको उत्तर माला दिया गया है। लास्ट में नहीं, हर क्वेश्चन के 30 प्रश्न पूरा होने पर 30 प्रश्न पूरा होने पर आपको उत्तर माला नीचे लिख दिया गया है। आप इस उत्तर माला से देख करके अपने क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये 9वां जो प्रश्न है, सेट नंबर जो 9 है, ये आप देखेंगे कि 17 के बाद यहाँ सेट नंबर 10 आ गया है। आपको 10 को इग्नोर कर देना है। 10 को क्या करना है? छोड़ देना है। 17 के बाद आपको नीचे 18 मिलेगा। यहाँ 18 9 का है। किसका है? 9 का। अब इसके जो नीचे उत्तर माला आपको मिलेगा ये 9 का है। किसका है? 9 का। अब जो 10 प्रश्न सेट देख रहे हैं 10 वाला, 10 का उत्तर माला आपको कहाँ मिलेगा? उसके नीचे मिलेगा।
ये 15 है, 16 देखिए कि कहाँ है, 16 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसके नीचे जो मिलेगा वो आपको रहेगा 10 का। याद रखना, इसके नीचे 10 का रहेगा। अब 11 से कोई गड़बड़ नहीं है, 11 से आपको सही उत्तर मिलेगा। ये सही उत्तर, ये किताब में ही ऐसे दिया है, ये संस्कृत गंगा के किताब में ही ऐसे दिया है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रही हूँ, आप घर बैठे किताब मंगा करके पढ़ सकते हैं। संस्कृत गंगा, संस्कृत गंगा में आपको सारा विस्तार से दिया गया है। उस बुक को घर मंगाइए और पढ़िए। इस तरह से आप सेट 13 देखिए, रोकते जाइए, मैं तो चला रही हूँ लेकिन आप रोक रोक के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरा तबीयत कुछ गड़बड़ है, तबीयत सही नहीं है। ये 14 हो गया, 15 हो गया। इस तरह से आप देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। ये सुपर टेट 19 का पेपर है संस्कृत का। सुपर टेट में 10 क्वेश्चन आता है संस्कृत का, ये 19 का है। 6 जनवरी 2019 का पेपर है। यूपी टेट उच्च प्राथमिक यानी मिडिल लेवल का है, इसमें 30 क्वेश्चन है, ये मिडिल लेवल का है। इसके उत्तर माला यहाँ दिए गए हैं। यूपी टेट प्राथमिक लेवल 2018 का पेपर है, ये कब का हुआ है, नवंबर 2018 का है। तो आपको रोक रोक के क्या करना है, रोक रोक के उत्तर देख लेना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अप्रैल लास्ट चलने वाला है, मई जून 2 ही महीना बाकी है। इस 2 महीने के बाद जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी टेट का। इस 10 साल के संस्कृत के पेपर को पढ़ लीजिए, आपको इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं आएगा, इसी में से सारा प्रश्न आएगा। तो क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।